चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं समाज के एक बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में, जो कि है मासिक स्राव, रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यह बहुत ही खतरनाक टॉपिक है और इस चैप्टर को मास्टर भी क्विट कर देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं अपना। लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चियों में यह 12 से 13 वर्ष की अवस्था में यह स्टार्ट हो जाता है मासिक स्राव, यानी प्राइवेट पार्ट से ब्लड को आना। और स्टार्ट हो जाता है तो उस समय उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यह क्यों हो रहा है, कहीं मुझे ब्लड कैंसर तो नहीं हो गया है, या क्यों ये ब्लड निकल रहा है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। और वहां पर क्या करते हैं कि बहुत सारे ये जो कपड़ा होता है, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उस प्राइवेट पार्ट पर, बहुत सारे गंदे कपड़े। उसके बाद ब्लाउज ब्लाउज इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ब्लाउज का वो जो हुक होता है, अगर वो रोस्टेड हो, अगर वह उसमें जंग लगा हो, तो बहुत सारी बीमारियां आपकी हो सकती हैं। जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर एक होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, और यह गंदे कपड़े तथा ब्लाउज इस्तेमाल करने से यह हो सकता है। और ये बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है। 27% बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, इससे महिलाओं की डेथ हो जाती है। और ज्यादातर महिलाएं जो है सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं। भारत में एक आंकड़ा निकाला गया था, लगभग 70% जो है महिलाएं यहाँ पर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। तो यह बहुत ही खतरनाक होता है ये सब। और उस समय एक महिला को बहुत ही हीन भावना की नज़र से देखा जाता है, आचार नहीं छूने दिया जाता है, और सब नहाने नहीं दिया जाता है। ये सब बहुत ही खराब बात होता है। बोला जाता है कि यह महिलाओं में भगवान ने एक श्राप दिया है और यह अपवित्र होता है। तो भाई साहब, एक माइंड में बैठा लीजिएगा बात कि ये सब महिलाओं में अपवित्र कार्यक्रम नहीं होता ना, तो आप जैसे यानी हमारे जैसे लोगों का इस दुनिया में अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी के द्वारा आज हम इस दुनिया में बने हुए हैं। तो ये अपवित्र कैसे हो गया? देखिए यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही शानदार टॉपिक है, मासिक स्राव, रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और सारे इसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो यह एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, मेंसिस। ग्रीक शब्द एक होता है मेंसिस, जिसका अर्थ होता है महीना, और वहां से ही यह इस्तेमाल किया गया है मासिक स्राव, मासिक धर्म भी बोलते हैं, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन, यहीं से यह लिया गया है। चांद से भी इसे रिलेट करते हैं कि चांद का भी 28 दिनों का चक्र होता है, तो यह भी मासिक धर्म जो होता है इसका भी 28 दिनों का चक्र होता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ग्रीक शब्द मेंसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महीना। इसमें क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। सिर्फ लोग जानते हैं ब्लड बाहर आता है, नहीं, ब्लड के साथ ये यूट्रस वाला, गर्भाशय वाला जो पार्ट होता है, गर्भाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं पर एक बच्चा 9 महीने तक रहता है गर्भाशय में ही। तो देखिए, गर्भाशय का यूट्रस जो है, यूट्रस का एक पार्ट होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का एंडोमेट्रियम, उसकी अंदर वाली एक लेयर होती है जिसको हम अंतः बोलते हैं हिंदी में, अंतः। तो अंतः स्तर प्लस ब्लड दोनों क्या होता है, बाहर आता है। वही होता है हमारा मासिक स्राव, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसे, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, जब पहली बार और यह स्टार्ट कब हो जाता है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट कब हो जाता है, 12 से 13 वर्ष की जब एज में होती है लड़कियां, तब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आजकल ये क्या हो रहा है, कम एज में ही स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण है डिजिटल जमाना। एक्सेस कर लेती हैं कहीं से भी लड़कियां, जो नहीं देखना चाहिए इस एज में वीडियोस को, वो एक्सेस कर लेती हैं। और कुछ हार्मोन के कारण और खान पान के भी कारण ये हो रहा है। 12 से 13 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन ये 8 से 10 वर्ष में ही बच्चियों को हो रहा है। इसमें क्या होता है, पहली बार जब ब्लड स्टार्ट होता है तो 3 से 7 दिन तक रहता है, और यह अवस्था जो होता है मिनार्च, इंग्लिश में मिनार्च लिखा जाता है, मिनार्क बोला जाता है। फर्स्ट जब ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट ब्लीडिंग होती है 3 से 7 दिनों तक, वह होता है, उसे मिनार्क बोलते हैं, ठीक ना। 8 से 10 वर्ष की अवस्था में ही हो जा रही है आजकल। और पहली बार ब्लड आ गया इस प्राइवेट पार्ट से, तो समझिएगा कि संकेत दे रहा है कि वह महिला जो है गर्भ अवस्था धारण करने के लिए तैयार हो गई है, यानी बच्चे पैदा करने के लिए वह जो लड़की है तैयार हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी शादी करा दीजिए। हमारे कानून में ये एज निर्धारित किए गए हैं, 18 वर्ष के, 18 वर्ष के पहले एक लड़की को शादी कराना कानूनन जुर्म होता है, और उसके यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
तो 18 वर्ष से पहले नहीं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो होता है मेनार्क, यानी जब ब्लड पहली बार स्टार्ट हुआ तो उसका मेनार्क यानी गर्भावस्था धारण करने के लिए वो महिला जो तैयार हो गई है। लेकिन एक लास्ट होता है और यह 12 से 13 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाता है और हर 28 दिन के अंतराल पर 28 किसी में यह 35 डेज भी होता है। इसका रिपीट करने वाला 28 से 35 डेज भी किसी में होता है, ये रिपीट करने वाला मासिक धर्म रजोधर्म। यहाँ पर मोनोपॉज एक होता है मोनोपॉज। मोनोपॉज क्या होता है, तो इस मासिक धर्म का पॉज मतलब क्या होता है, पॉज मतलब रुक जाना, तो मासिक धर्म का रुक जाना होता है मोनोपॉज। और यह कब होता है, तो 45 ले 35 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 45 ले 55 वर्ष की अवस्था में ये हो जाता है, यानी इसके बाद 45 ले 55 वर्ष की अवस्था में ये हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल यह कम एज में ही 35 वर्ष में ही ये हो रहा है मोनोपॉज। और इसका साफ मतलब ये हुआ कि इसके बाद कोई महिला जो है एक बच्चे का जन्म नहीं दे सकती। यानी किसी महिला का अगर मासिक धर्म क्या हो गया, रुक गया, तो अब वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। और जब स्टार्ट हुआ तो उसको क्या बोलते थे, मोनार्क। और कितना दिन तक, 3 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होता है और फिर यह अंतराल जो होता है रिपीट करता रहता है, 28 दिन 35 दिन किसी में होता रहता है। चलिए, तो अब हम लोग समझ गए कि ये रजोधर्म, यहाँ पर मासिक स्राव और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, सब एक ही वर्ड है। ये क्या होता है ये हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक ना। ये होता कैसे है इसे समझते हैं। तो आप लोग ग्रंथियों का नाम सुने होंगे, ग्रंथियों का नाम तो सुने होंगे। ग्रंथि क्या होता है, तो हमारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट जिसमें से एक लिक्विड स्रावित हो, वह क्या होता है, ग्रंथि होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे समझिए, ठीक ना। तो ग्रंथियों का जो बाप होता है ना, ग्रंथियों का जो बाप होता है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। यानी हेड होता है ग्रंथियों का कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको बाप बोलते हैं। ग्रंथियों का बाप कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसके बाप भी यानी ग्रंथियों का दादा कौन होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस। इतना बात समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, GnRH, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, जिसको बोलते हैं गैनोडोट्रोपिज्म विमोचन हार्मोन। हिंदी में गैनोडोट्रोपिज्म विमोचन हार्मोन, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड ही ऐसा ही है, गैनोडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पर विमोचन का सिर्फ इंग्लिश कर दिया गया है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक ना सब। तो यहाँ पर साइंस में ज्यादातर हो सके तो इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए। फिर पिट्यूटरी ग्रंथि के पास ये GnRH, देखिए यहाँ पर रजोधर्म कैसे होता है, मासिक धर्म कैसे होता है, सब हार्मोन का यहाँ पर लोचा होता है, सब हार्मोन का लोचा होता है। कितनी प्राकृतिक ने हमें अच्छी ढंग से ढाला है, कितनी अच्छी तरीके से सब कराता है कि एक इंसान का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर बेहद आसान तरीके से क्या होता है, GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर किसके पास आता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पास। पिट्यूटरी ग्रंथि के पास आता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से यहाँ पर 2 हार्मोन स्रावित होता है। एक होता है LH, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। इंग्लिश में भी वही वर्ड होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH, 2 हार्मोन इसमें से स्रावित होता है हाइपोथैलेमस में से, GnRH। लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि के पास जब आता है तो 2 हार्मोन, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में भी इसका वही नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। खतरनाक नाम है, तो थोड़ा सा जीभ इधर उधर हो रहा है, ठीक ना। तो वर्ड मीनिंग भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा तो समझ जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। मेरा इंग्लिश ज्यादा जबरदस्त है इसलिए। और पिट्यूटरी ग्रंथि से LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल कर किसके पास जाता है, ओवरी के पास। यहाँ पर अंडाशय के पास, अंडाशय यहाँ पर इसके पास जाता है। देखिए कितना प्रक्रिया होता है, ओवरी के पास जाता है, अंडाशय के पास। और अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। और ये हार्मोन निकलकर, ये एस्ट्रोजन निकलकर किसके पास जाता है, यूट्रस यानी गर्भाशय के पास जाता है। यह ओवरी में से हार्मोन निकलकर किसके पास, यूटेरस के पास जाता है कि यूटेरस भाई साहब उठिए, क्या कीजिए, गर्भ अवस्था धारण की यानी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया कराने का काम कौन करता है, ओवरी से निकलकर एस्ट्रोजन हार्मोन।
प्रेगनेंसी की प्रक्रिया कराने का। ओवरी जाकर बोलता है उठिए आप क्या कीजिए, प्रेगनेंसी यानी गर्भ धारण की अवस्था, गर्भ अवस्था की प्रक्रिया को यह प्रेरित करने का काम कौन करता है, ओवरी से निकलकर एस्ट्रोजन। इतना आप लोग समझ गए। क्या होता है, हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच हार्मोन निकलता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि पर यह अटैक करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से दो हार्मोन एलएच और एफएसएच, और एफएसएच और एलएच यहाँ ओवरी में आता है। इससे एस्ट्रोजन निकलकर यूटेरस के पास यानी गर्भाशय के पास जाता है प्रेगनेंसी को प्रेरित करने के लिए। ठीक ना, इतना तो समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि एलएच तथा एफएसएच हार्मोन निकालता है, वह क्या करता है, यह इस अंडाशय पर रिएक्ट करता है, इस अंडाशय पर अटैक करता है, और इस अंडाशय से एक ओवम, ओवम यानी अंडाणु, एक ओवम अंडाणु निकालने की कोशिश करता है। और ये ओवम क्या होता है, धीरे धीरे तैयार होता है। जब फर्स्ट स्टेज में होता है, जो छोटा होता है, छोटा फर्स्ट स्टेज में छोटा होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी। थोड़ा सा बड़ा होता है तो सेकेंडरी, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको ट्राइसरी बोलते हैं। और यह एक बार बड़ा होकर हजारों की संख्या में इसमें ओवम होता है, अंडाणु जो होता है इसमें, इस अंडाशय में हजारों की संख्या में होता है, लेकिन एक तैयार होता है। और यह तैयार होकर धीरे धीरे क्या होने लगता है, यहाँ ऊपर इस फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी ट्यूब के द्वारा यहाँ से एक ओवम यानी अंडाणु निकलकर यहाँ पर आकर इंतजार करता है शुक्राणु का, एक इंसान के शुक्राणु का यह इंतजार करता है। और इस अंतराल में, और यह जो है 36 घंटा, लगभग 36 घंटा जो है लगभग इंतजार करता है शुक्राणु का। और इस समय इंटरसेक्स हुआ तो यह क्या करेगा, इंटरसेक्स हुआ तो यह शुक्राणु के साथ संयोग करके गर्भ अवस्था धारण कर लेगा। तो महिला में क्या हो जाएगा, गर्भ अवस्था हो जाएगा। यह 36 घंटा इंतजार करेगा, और इस एक्टिव 36 घंटा में जब कोई इंसान का शुक्राणु इसमें मिल गया, इस ओवम में, इस अंडाणु से, तो क्या हो जाएगा, गर्भ अवस्था धारण हो जाएगा। और यह ओवम कब निकलता है और यह अंडाणु जो है कब निकलता है, इन दोनों की यहाँ पर यह दोनों एक्टिव हो गए। यहाँ पर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अगर किसी महिला में अगर यह 35 दिनों का अगर मासिक धर्म होता है तो 35 - 14 यहाँ पर कीजिएगा तो 1 और 2, 21वां दिन में क्या हो जाएगा, 21वां दिन में यह जो होगा ओवम निकलेगा। और अगर किसी महिला में 28 दिनों का मासिक धर्म हो रहा है तो उसमें 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14वां दिन क्या हो जाएगा, अंडाणु बाहर निकलेगा। और अगर किसी महिला में 32 दिनों का मासिक धर्म होता है तो 14 माइनस करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18वां दिन जो होगा ओवम निकलेगा। यानी जितने दिनों का किसी महिला में मासिक धर्म होता है उसमें 14 माइनस करने पर लगभग उसी दिन जो होता है अंडाणु निकलता है। और अंडाणु निकलकर क्या करता है, यहाँ पर शुक्राणु का यहाँ पर वेट करता है, शुक्राणु का वेट करता है। और अगर इस समय इंटरसेक्स हुआ तो क्या हो जाएगा, गर्भ अवस्था हो जाएगा। यह समय इधर उधर हो सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ओवम जो है, अंडाणु जो है निकल रहा है ना, तो प्राइमरी पहले होता है छोटा बड़ा, फिर सेकेंडरी उससे बड़ा, और फिर लास्ट में होता है ट्राइसरी। तो ये जो बाहर निकलता है ना, तो इसके बाद जो बचा कॉर्पस, इसके बाद जो बचा होता है भाग होता है कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है उसको, कॉर्पस ल्यूटियम, या हिंदी में इसको बोलते हैं पीत पिंड। कितना गिजगिज हो गया यार, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पर ओवम जो बाहर निकल रहा था और उसके बाद जो बचा हुआ भाग होता है ना, वो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे हिंदी में पीत पिंड बोलते हैं। और यह एक ग्रंथि का काम करने लगता है। और यह कौन सा हार्मोन निकलता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, बाहर निकलता है। किस पर, यूटेरस को। यह क्या करता है, गर्भाशय जो है इसको मोटा बनाने का काम करता है। और जब इंटरसेक्स हुआ यहाँ पर, और जब ये दोनों आपस में मिल गया तब यहाँ पर कोई अंडाणु बड़ा नहीं होगा, बल्कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा प्रोजेस्टेरोन का श्रवण करेगा और यूटेरस को मोटा करेगा। लेकिन अगर इंटरसेक्स नहीं हुआ, अगर इंसान का शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, तो यह क्या करेगा, यहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होगा और यह यूटेरस मोटा नहीं होगा। और जब प्रोजेस्टेरोन का श्रवण नहीं होगा तो यूटेरस जो मोटा नहीं होगा, और जो मोटा हुआ होगा वह प्रोजेस्टेरोन के श्रवण नहीं होने के कारण वह ब्लड के साथ यूटेरस के एंडोमेट्रियम के साथ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा,
वही होता है मासिक स्राव। और ये अंडाणु, और यहाँ पर ये अंडाणु किसी शुक्राणु के साथ संयोग नहीं किया तो यह क्या हो जाता है, लगभग 2 सप्ताह में ब्लड के साथ, ब्लड और यूटेरस के एंडोटोरियम के साथ ये क्या होता है, बाहर आ जाता है, और यही होता है हमारा मासिक स्राव। कुछ समझ में आ रहा है? ओवम पहले बाहर निकलता है, बाहर निकलकर यह शुक्राणु का वेट करता है, शुक्राणु जब नहीं आता है तो यह बाहर निकल जाता है लगभग 2 सप्ताह में यूटेरस के एंडोटर्म को लेकर, वही होता है मासिक द्रव। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक ना। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़िए, तब थोड़ा सा माइंड में जाएगा। और अगर इस वीडियो में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग तो बताइएगा, एक और वीडियो अच्छी तरीके से बनाकर डाला जाएगा।